पहली बार मैं दादर नगर हवेली आया हूँ, क्योंकि यहाँ का मैं लोकसभा का प्रवासी प्रभारी बनाया गया। तो यहाँ कैसे चीज़ों की हर चीज़ को देखना भी था, और जिस विभाग से भी मैं हूँ उस विभाग में क्या क्या काम हो रहे हैं उसकी एक समीक्षा भी थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। तो कल से आज तक के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कितना लाभ उनको मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना लाभ मिला, कितना लोगों को लाभ मिल रहा है, स्मार्ट सिटी होने के नाते उसकी क्या प्रोग्रेस है, कितना काम हो रहा है, कितना अभी बाकी और कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इन सारी चीज़ों पे उत्तर भारतीय यहाँ पर बहुत लोग हैं, जितनी टोटल आबादी है उसका 1/3 हिस्सा उत्तर भारतीय लोग हैं यहाँ पे, जो कुछ काम भी करते हैं, कुछ बिजनेस भी करते हैं, कुछ व्यापार भी करते हैं, और कुछ जो यहाँ की इंडस्ट्री है उसमें काम भी करते हैं। उन सब लोगों से भी मुलाकात हुई, सफाई कर्मियों की भी प्रॉब्लम सुनी, उनसे भी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी, विभिन्न मोर्चे के और विभिन्न पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करने का काम किया। तो ये दादर नगर हवेली एक अच्छा शहर है, और मैं समझ रहा हूँ कि इंडस्ट्री के मामले में एक हब बनता हुआ चला जा रहा है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी हुई है उससे बहुत लोगों को काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। और जहाँ तक मेरा अब ऐसा लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 25 साल का एक विकसित भारत का, जब आज़ादी के 100 साल पूरे तो विकसित भारत बनाने का एक कार्यक्रम तय किया है। मंत्रियों के साथ, सभी मंत्रियों के साथ बैठकर, केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर तो पूरा उन्होंने प्रोग्राम पहले से तय किया है कि 2047 जब आएगा तब हमारा देश विकसित भारत बनेगा, हो जाएगा। तब तक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती के संबंध में सभी, और विज्ञान के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान दुनिया को राह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला देश बनेगा। ऐसा मान करके और टाइम बाउंड कार्यक्रम तय करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं। और उसी के तहत जो है सभी देशवासियों से भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो जिसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को सभी लोगों को निभाने की जरूरत है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को पूरे देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपद ऐसे चिन्हित किए थे जिनको नशा मुक्त करना है, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। आज नशा हमारे देश में पूरी तरीके से हावी है, और इतने बड़े पैमाने पे हावी है कि करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग हर साल नशे की वजह से मर जाते हैं। जबकि आज़ादी के आंदोलन में 1857 से 1947 तक अंग्रेज़ों से लड़ते हुए लगभग 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो नशा जो है इस समय बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी तौर पे अगर देखें तो केवल शराब की दुकानें हैं, भांग की दुकानें हैं, बाकी जो है गांजा है, अफीम है, चरस है, ड्रग्स है, स्मैक है, ब्राउन शुगर है, इनकी कोई दुकानें नहीं होती। तो ये रुकेगा कैसे? इसको सरकारी तौर पे नहीं रोका जा सकता। इसको रोका जा सकता है हम आप सब मिल करके इस आंदोलन को अंजाम दें कि नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियां जो नशा की शुरुआत नहीं करते हैं उनको हम नशे की दुनिया में न जाने दें। नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान क्या है, एक डर उनके अंदर पैदा करें। तो जैसे जहर से लोगों के अंदर डर है तो जहर लोग नहीं खाते, जहर के कस्टमर नहीं, इसलिए जहर की दुकानें। तो लोग जब कस्टमर नहीं रहेंगे तो दुकानें नहीं रहेंगी। इसलिए नई पीढ़ी के लोगों को नशे से दूर रखना है, ऐसा लोगों को संकल्प कराना है, एक डर पैदा कराना है। तो अब तक के इसका मैं खुद शिकार हुआ हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी नशे की एक बूंद नहीं ली, लेकिन मेरा खुद का लड़का आकाश किशोर लोगों के दोस्तों के चक्कर में पड़ करके शराब पीने लगा और उसका लीवर डैमेज हो गया। हमें 4 साल बाद पता चला कि वो नशा करता है। मालूम हो तो उसको हमने ड्रग एडिक्ट सेंटर में एडमिट कराया, 6 महीने, ठीक हो गया, शादी कर दी,
उसका एक बच्चा भी है, लेकिन विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी जो है लीवर डैमेज हो गया, उसकी डेथ हो गई। और तब उसकी चिता में आग लगाते समय हमने निर्णय किया कि मेरा खुद का बेटा नशे से मर गया। लोगों ने कहा ये बात मत कहो, मैंने कहा ये नहीं कहेंगे तब भी लोग जानेंगे। इसलिए मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक, हम अगर अपने बेटे को नशे से नहीं बचा सकते तो जनरल आदमी कैसे बचा पाएगा। पूरे देश में हर घंटे में 159 लोग केवल कैंसर से मर रहे हैं, जिसमें 80% कैंसर केवल नशे की वजह से हो रहा है, तम्बाकू और इससे सब चीज़ें खाने की वजह से। तो इस तरह एक अभियान शुरू किया और अभी 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी तक के 4 दिन में पूरे देश में तमाम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, IIT, NIT के इंस्टीट्यूशंस में, गाँव में ऐसे मिल करके नशा मुक्त दीप यात्रा निकालना, इस तरह संकल्प करना। करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नशा न करने का संकल्प लिया है। इसमें 20,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो नशा करते थे और उनके बेटे मेरे इस आंदोलन में शामिल हुए, तो नशा धीरे धीरे उन लोगों ने छोड़ दिया। तो एक अभियान ये भी है, दादर नगर हवेली आप लोगों के माध्यम से नशा मुक्त दादर नगर हवेली दमन एंड दीव बने, ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसलिए आप सब लोग भी इसको कितना ज़्यादा प्रचारित करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत तभी बनेगा। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जब हम नशे से दूर रहेंगे और अपने देश को नशे से दूर रखेंगे। तो इस तरह नशा हमारे देश का नहीं है। पहली दुकान 1760 में कलकत्ता में एक अंग्रेज़ नाम के व्यक्ति ने खोली थी, मुफ्त में शराब पिला करके लोगों को नशा से लगाया। पुर्तगाली यहाँ सबसे बाद में गए, 1954 में गए शायद। पुर्तगाली ही हमारे देश में तंबाकू और अफीम लेकर के आए थे, वरना हमारे देश में अफीम भी नहीं होती थी और तंबाकू भी नहीं थी। और तंबाकू वगैरह को देखिए, तंबाकू का पेड़, अफीम का पेड़, गांजे का पेड़, भांग का पेड़ जानवर नहीं खाता, आदमी खा रहा है। इसलिए कि टेस्ट करने के चक्कर में फिर वो लत में पड़ जाता है, फिर उसके बगैर उसका काम नहीं चलता। तो शुरू क्यों हुई वो नशा? विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित परिवार बनाने के लिए, विकसित समाज बनाने के लिए और दुनिया को में हम नंबर 1 पे जाने के लिए हर क्षेत्र में जो प्रतिभा नशे की वजह से ख़त्म हो रही है, उस नशे को हमको ख़त्म करना है। इसलिए हम आप सबका इसमें योगदान भी चाहते हैं और आपकी मदद भी चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका दादर नगर हवेली ही नहीं, पूरा देश एक विकसित भारत की तरह काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी कार्यशैली से हमारे देश को G20 का अध्यक्षता करने का मौका मिला है। 56 स्थानों पर पूरे देश में G20 के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे देश में कैसे 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, दूसरे देश को लोग जाने। आयुष्मान भारत योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे लोगों को आवास मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत कैसे महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मिल रहे हैं, सौभाग्य योजना के तहत कैसे पूरे देश में लोगों को बिजली के कनेक्शन मुफ्त में मिल गए, किसानों को 6,000 रुपये साल में उनको निधि मिल रही है 2-2 हज़ार करके, और इसी तरह 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, अभी 31 दिसंबर 2023 तक मिलेगा। तो ये सारी योजनाएं जो हैं लोग जाने, जबकि अभी देखे होंगे पाकिस्तान में 1-1 किलो आटे के लिए मार हो रही है, और हमारे देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन हमारी सरकार दे रही है। एक बड़ा अचीवमेंट है, एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती हो, केमिकल फ्री खेती हो, और उससे जो फसलें पैदा हों, जो फल पैदा हों, जो अनाज पैदा हो और जो सब्जी पैदा हो, वो केमिकल युक्त ना हो, केमिकल से फ्री हो। ऐसी प्राकृतिक खेती करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय जो उत्पाद हैं हमारे, उनका प्रचार प्रसार करना, उनका यूज करना, ताकि वो लोकल फॉर ग्लोबल बन जाए, हमारा सामान पूरे दुनिया में जाकर के बिके। इसके लिए इंडस्ट्री लगाना, प्रत्येक बैंक से एक महिला को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन दे करके उन्हें उद्यमी बनाना, प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट को भी, SC को या ST को भी बैंक का लोन दे करके उन्हें भी उद्यमी बनाना। ऐसे करीब 1.25 लाख से ज़्यादा बैंक हैं, यानी 1.25 लाख महिलाएं, 1.25 लाख SC ST के लोगों को उद्यमी बनाना। अगर 10 लोगों को काम देंगे तभी 2.5-25
लाख लोगों को काम मिलेगा। तो ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, ये सारी योजनाओं पे काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक विकसित भारत बनाने के लिए और देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, दुनिया को राह दिखाने के लिए। तो उसमें चूँकि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े चौथा स्तंभ भी है और पहरेदार भी है। आप गलत सवाल को आप उठाते हैं, उसका एक राह भी दिखाने का काम करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपके माध्यम से सारी चीज़ें जनता तक और पहुँचेंगी और इससे विकसित भारत बनेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का टारगेट है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर हमारा विकसित भारत बने, उसमें आप लोगों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और सोशल वर्कर, गीतकार, संगीतकार, लेखक, इन सब लोगों की मदद से, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की मदद से निश्चित तरीके से बड़ा फायदा होगा और विकसित भारत बनेगा। मंत्री जी, आपसे बहुत सारी बातें होती हैं और आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आने के बाद राजनीतिक जो आपकी मीटिंग्स रही और आपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, तो आपने उनमें क्या ऐसी कमियां देखी कि वो जो एक राजनीतिक पहुंच होनी चाहिए हर व्यक्ति तक भाजपा की, वो नहीं हो पा रही? थोड़ा सा हमारे कार्यकर्ताओं का के अंदर थोड़ी निराशा थी और वो जो उनकी बातचीत से लगी, तो निराशा के पीछे का कारण होता है ना कि जैसे कि किसी ट्रेन के बहुत अच्छे डिब्बे बने हुए और इंजन अगर नहीं चलेगा सही तरीके से तो ट्रेन के डिब्बे खड़े, तो हर व्यक्ति को उसे, जिनसे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको काम बताना, कार्य की शैली क्या है उसके बारे में बताना। तो भी मैंने जैसे बैठक की तो सभी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उन लोगों से हमने मीटिंग किया, तो उनसे मैंने कहा कि आप 31 जनवरी तक अपनी बूथ कमेटियाँ 25-25 लोगों की बना करके दीजिए। कितने लोगों की बनी? कुछ लोगों की बनी थी, कुछ लोगों की, तो हर बूथ पे 25 लोगों की कमेटी बनाना। मैंने टाइम बाउंड तय किया, 31 जनवरी तक वो बना करके उन्होंने कहा हम देंगे। उसके बाद हम फिर आएंगे, क्योंकि मुझे करीब करीब हर 1.5 महीने में आना है, तो लगातार उनको हम एक्टिवेट करेंगे। और जो हमारे यहाँ के नेता हैं पार्टी के, जो पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों से बैठ के मैंने बात किया कि लगातार संपर्क में रहना चाहिए और रोज़ एक बार फ़ोन, किसी की जिम्मेदारी दे करके लोगों से कि भैया आपने एक कमेटी बनाई कि नहीं बनाई, कितना रह गया, कितनी कमेटी बन गई, उनके साथ बैठक करना, गेट टुगेदर करना, उनका मनोबल बढ़ाना। तो इस तरीके की बात, कुछ लोगों के अंदर एक निराशा और थी कि मेरी बात नहीं सुनी जाती, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से डिबेट करके बात की कि भाई कि प्रतिनिधिमंडल के रूप में जाइए, सुनना ही पड़ेगा। जिम्मेदारी प्रशासन की है कि एक साधारण सा आदमी अगर कोई PIL दाखिल करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, अकेला आदमी। तो आप अगर आपको नहीं हिम्मत जुटा पा रहे तो 2-4 लोगों का एक पहले नोटिस दीजिए, फला दिन हम आपसे कुछ संबंधों में वार्ता करेंगे और जा करके वार्ता करिए। तभी अधिकारियों से मैंने बात किया, उनका जो लोग आएंगे उनसे बात करेंगे, उनकी जायज़ बात को आप सुने, जायज़ बात पे उन पर काम करिए। अगर कोई गलत शिकायत करता है, किसी को फंसाने के लिए, कभी कभी होता है किसी को फंसाने के लिए, दबाव बनाने के लिए गलत शिकायत का और अपनी पावर का मिसयूज़ करते कुछ, वो मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की बात हमने रखी है और निश्चित तरीके से पार्टी यहाँ पर रन करेगी, तेज़ी से करेगी और आने वाला चुनाव जो है 2024 का, यहाँ पर लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा। सर, प्रभारी भारत जो है ये अभियान का स्वागत है। मैं आपको बता दूं, इस प्रदेश के अंदर में बहुत सारी समाज सेवी संस्था सरकार का काम कर रही है। स्वामी नारायण मोक्ष मार्ग, स्वाध्याय परिवार, जिन्होंने नशा पर बहुत अच्छा काम किया है, पर खुद प्रशासन नशे की आदत के लिए शराब बिक कर रही है। ये गहन चिंता का विषय है, इसके ऊपर विभाग को मंथन करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1977 से 1980 तक मोरारजी जी की सरकार के पीरियड में मैंने बताया शराब बंद थी। गुजरात में शराब बंद है फिर भी लोग पी के मरते हैं, बिहार में शराब बंद है फिर भी लोग पी करके मरते हैं। पी क्यों रहे? हम उस नई पीढ़ी के लड़कों को जो नशा नहीं शुरू किए, उनके अंदर एक डर पैदा करना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि नशे से दूर हो, नशे से न जाना, नहीं तो
आपका लीवर डैमेज होगा, आपका किडनी खराब होगी, कम समय में मर जाओगे। डर पैदा हो जाए जैसे जहर से पैदा है, तो जहर लोग नहीं खा रहे हैं। तो वो अगर नई नशा करेंगे तो नशे की दुकानें अगर खुली भी हैं कुछ चीज़ के, बंद हो जाएंगी। जो दुकानें नहीं खुली हैं, अभी आपके गुजरात में 300 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, कुछ महीने पहले पकड़ी गई। 3,000 करोड़ की पकड़ी गई। 3,000 करोड़ की जो है ड्रग्स पकड़ी गई। सवाल यह है कि अगर खरीदार नहीं रहेंगे तो ड्रग्स क्या होगी, मिट्टी के बराबर हो जाएगी। उदाहरण हम दें कि जैसे वेजिटेरियन लोग हैं, जो शाकाहारी हैं, वो मीट मछली की दुकान पे नहीं जाते, इसलिए कि वो खाते नहीं। तो अगर उसी तरह जो लोग नशा नहीं करते वो नशे की दुकान पर नहीं जाते, तो नशा पैदाइशी नहीं शुरू होता है। बच्चा जो पैदा होता है उसको तो किसी चीज़ का टेस्ट नहीं मालूम, माँ का भोजन ही कंप्लीट भोजन है। 6 महीने बाद जो है जब उसे अन्नप्राशन कराते हैं, चीनी खिलाना, मीठा खिलाना, नमकीन खिलाना, तब वो टेस्ट पाता है। फिर वो भूख लगती है, फिर वो दूध से पेट नहीं भरता है, खाने से पेट भरता है। नशा जो शुरू करता है व्यक्ति, फिर वो नशा जो है हमला करता है, सीधे जो भूख है वो पेट में लगती है। नशे का जो भूख है वो दिमाग पे लगती है, तो दिमाग पे वो असर करता है। इसलिए नशा करने वाला आदमी भिनभिनाने लगता है, बहुत तेज़ी से जो है उसको अपने को नोचने लगता है। तो हम उसकी शुरुआत क्यों होने देंगे? अगर हम उसकी शुरुआत नहीं होने देंगे तो नया कस्टमर नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अपने अपने बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को नशे से बचाओ, और स्कूलों में जा कर के रोज़ कम से कम टीचर से बात करके वो 5 मिनट नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान का एक डर पैदा करें, तो नई पीढ़ी के जो लड़के निकलेंगे वो नशा नहीं करेंगे। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पे 9 अगस्त 2022 को 16 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सब मिलाकर के करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने माइक पे बोला कि लड़कियों के हॉस्टल में छापा मारा तो 77 हुक्के बरामद हुए, जिसमें लड़कियां जो है वो गांजा रख करके पीती थी, वो कहती थी हर्बल पी रहे। तो नशा बेचने वाला, एक चीज़ ध्यान रखना, नशा बेचने वाला नशा नहीं करता। शराब बेचने वाला शराब नहीं पी रहा, गांजा बेचने वाला गांजा नहीं पी रहा, अफीम, चरस, स्मैक बेचने वाला वो नहीं खा रहा है, वो केवल बिजनेस कर रहा है। एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश है। इस साजिश को हमको आपको समझना है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सरकार केवल पकड़ सकती है अवैध तरीके के बेचे नशीले पदार्थों, लेकिन वो लगातार आते रहेंगे। हम कस्टमर अगर नहीं रहेंगे तो वो आना अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए हम दूसरी उस पर करें। तमाम संस्थाएं काम कर रही, लाखों संस्थाएं हमारे देश में नशा मुक्ति के कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन 1 लाख लोगों को संस्थाएं होंगी और 1 लाख लोगों का नशा नहीं छुड़ा पाए। मैं नशा मुक्ति पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे का नशा नहीं छुड़ा पाया। मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक है, नहीं छुड़ा पाया। तो मैंने तय किया कि नशा शुरू क्यों किया। अगर मेरा बेटा नशा नहीं करता, शुरू करता, तो आज जिंदा होता। इसलिए जो नशा नहीं करते हैं, नहीं शुरू किए हैं या शुरू कर सकते हैं, उनको रोक लेना, उस पर काम करना, रिजल्ट मिलेगा। अभी 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने नशा न करने का संकल्प 3 दिन 4 दिन में पूरे देश में लोगों ने किया है। 2023 में हमारा टारगेट है कि 31 दिसंबर 2023 तक कम से कम 23 करोड़ लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को नशा न करने का संकल्प कराना है। इसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लोग, तमाम लेखक, कवि, जैसे साहित्य संगम संस्थान के 6,500 कवि हमारे साथ जुड़े जो नशे के खिलाफ। मंत्री जी, मैं विरोध करूँगा। मैं आपके संगठन से लेकर एक सवाल करूँगा कि आपने दमन और दादरा नगर हवेली के भौगोलिक स्ट्रक्चर को देखा है, अधिकारियों का रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको तो इतना तो याद ही होगा कि दादरा नगर हवेली बिग देन दमन। तो जिस तरह से भाजपा का जो संगठन है उसमें जो दादरा नगर हवेली का भागीदारी होना चाहिए मर्जर के बाद दोनों प्रदेशों में, तो उस तरह से यहाँ के नेताओं को वो मौका भाजपा वाले नेताओं को संगठन में नहीं दिया जा रहा है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि संगठन आपका कहीं न कहीं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, संगठन के पदाधिकारी लोगों तक पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँच पाता। और पिछले जो संगठन के लोग वो छतरी से उतारे गए लोग थे, तो उनकी जो पहुंच लोगों तक होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। तो संगठन में क्या आपने बताया कि आपने मंडल अध्यक्ष ये सबके साथ
वार्तालाप किया, तो एक आपने निष्कर्ष निकाला होगा कि क्या पुराने संगठन को का समय खत्म हो चुका है, नए संगठन को ऐसे लोगों को तरजीह दी जाए जो संगठन को, जो भाजपा को मजबूत कर सके। जो मुझे यहाँ की कमियाँ नज़र आई उनकी एक रिपोर्ट में है। और दादरा नगर हवेली की मैक्सिमम भागीदारी हो चुकी, यहाँ पर 6 लाख आबादी है और 2.5 लाख वोटर हैं। इसकी जो मुझे चीज़ें बताई गई हैं संगठन के द्वारा, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा, इसकी एक बाकायदा रिपोर्ट मैं राष्ट्रीय संगठन को दूंगा। उसके बाद वो निर्णय लेने का काम करेंगे। जो चीज़ें मुझे मिली है मैं दूंगा। बाकी जो पदाधिकारी हैं जो उनको एक्टिवेट करने का काम। सर 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आप प्रभारी के तौर पे यहाँ पे जिम्मेदारी ले रहे हैं, किस तरह का रोड मैप होगा? क्योंकि पिछली टाइम जो है वो शिवसेना ने यहाँ से बाजी मारी थी, तो इस वक्त कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बीजेपी का किस तरह का रोड मैप तैयार होगा? देखिए ऐसा है, अभी तो मैं कल आया और बहुत सी चीज़ें मैंने समझी। हर बूथ को हम कैसे जीतेंगे, हम उसकी तैयारी करेंगे। और मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, क्योंकि मैं खुद इंडिपेंडेंट एमएलए मलियाबाद से जीत के आया हूँ। मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं है। 6 चुनाव हारने के बाद तब मैं इंडिपेंडेंट जीता, और इंडिपेंडेंट जब जीता तब भी मेरा पैसा नहीं खर्च हुआ, उसमें 2,500 रुपये मेरे बड़े भाई ने नॉमिनेशन दिया, जनता ने लगाया। तो कैसे लोगों को एक्टिवेट करना है थोड़ा बहुत जानता हूँ। इसलिए जो यहाँ पे अभी निष्क्रियता थी वो कल से मैं आया हूँ तो मुझे सक्रियता दिख रही है, और उनको हम सक्रिय करेंगे। और निश्चित तरीके से चलने से करने से कुछ ना कुछ होगा, केवल बैठने से नहीं होगा। ये जितने लोग पदाधिकारी हैं जो काम करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं करेंगे तो जो बढ़ करके काम करने आएगा वो अपने आप किनारे हो जाएंगे। लेकिन टारगेट ये है कि हमारा हर बूथ जीते, हम उस पर काम करेंगे। प्रशासन ने यहाँ पे किस तरह की कामगिरी की है, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, आपने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया? कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना का भी हमने एक जगह का चेक किया, ठीक काम दिखाया वहाँ। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी प्रेजेंटेशन किया है कि कूड़ा हम घर घर से उठा रहे हैं, कचरा मुक्त बना रहे हैं इसको, और सीवर लाइन का उन्होंने बताया कि 30% काम हम कर पाए हैं, बाकी शेष काम इसको जल्दी से पूरा करेंगे। क्योंकि स्मार्ट सिटी होने के नाते इसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए टाइम 2023 तक ही है। इन्होंने कुछ टाइम मांगा, क्योंकि सभी जगह मांगा है, 2 साल तो कोरोना में चला गया, तो कुछ शायद टाइम बढ़े। लेकिन वो लोग काम जो अभी कर रहे हैं, मैंने कहा इसको थोड़ा गति और प्रदान करने का काम करें, ताकि जल्दी से काम आपका पूरा हो और अच्छा हो और मानक के आधार पर काम पूरा हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी जो जिम्मेदारी है वो भी जो प्रेजेंट किया है उन्होंने, उससे लगता है कि मुझे वो काम कर रहे हैं और आगे बढ़ के करें। थैंक यू। बस थैंक यू। सब लोगों की मदद की ज़रूरत है नशा मुक्त। सर हम आपको पर्सनल